फ्यूजन प्रश्न के अगली सीरीज में है, जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे पादप जगत का वर्गीकरण। इसका कुछ पार्ट हम लोगों ने देख लिया था, तो हम लोग सिर्फ वैसे प्रश्नों को शामिल कर रहे हैं जो प्रश्न ऑप्शन के साथ में अगर दे दिया जाए तो उस प्रश्न को देखने के बाद काफ़ी कंफ्यूज हो जाता है, और कन्फ्यूजन के कारण वो प्रश्न का जवाब मैक्सिमम लोग गलत दे देते हैं। तो उन्हीं प्रश्नों की सीरीज में हम लोग हर एक टॉपिक का, हर एक सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज हम लोग लेके चल रहे हैं। तो आज हम क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम में देखेंगे। सिर्फ हम लोग वैसे प्रश्नों पे चर्चा कर रहे हैं जो ऑप्शन के साथ में अगर दे दिया जाए तो काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, और उस ऑप्शन को देखने के बाद उसका जवाब मैक्सिमम लोग गलत देते हैं। तो इससे पहले हम लोगों ने 80 तक प्रश्नों का हल देख लिया था, तो आइए वहीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रश्न करा, वृक्ष की छालों पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? ऑप्शन को पढ़ते हैं। कोर्टिकोलस, यूफिलस, साक्सिकलस, कोप्रोफिलस। तो काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो वृक्ष के जो छालों पर जो पाए जाते हैं वह कोर्टिकोलस कहलाता है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब आपको देखने को मिल जाएगा वह कोर्टिकोलस मिल जाएगा। अब ऑप्शन में उठता है कि यूफिलस, साक्सिकोलस, कोप्रोफिलस क्या है। देखिए, साक्सिकोलस हम लोग देखेंगे चट्टान की परतों पर उगने वाले जो लाइकेन होते हैं वो जाने जाते हैं साक्सिकोलस के रूप में, और कोप्रोफिलस जो गोबर पर उगने वाले कवक होते हैं वो जाने जाते हैं। तो सभी की चर्चा हम लोग करेंगे। 81 में कह रहा है गोबर पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? कवक, फंगी। तो गोबर पर अभी हम लोग चर्चा किए थे कि साक्सिकोलस, टोरिकोलस, कोर्टिकोलस और कोप्रोफिलस। तो कोप्रोफिलस गोबर पर उगने वाले, और वहीं साक्सिकोलस चट्टान की परतों पर जो लाइकेन का विकास होता है वो साक्सिकोलस कहलाता है। और कोर्टिकोलस हम लोगों ने तो देख ही लिया कि मिर्च की छालों पर उगने वाले को कोर्टिकोलस कहते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 83 में। देखिए, यह प्रश्न काफ़ी अच्छा है। 83 का रहा है कि जो लेट ब्लाइट एक रोग होता है वह किस में पाया जाता है? वह पाया जाता है आलू में पाया जाता है। अब प्रश्न उठता है कि वह जो उत्पन्न होता है वह लेट ब्लाइट रोग वह किसके कारण होता है? क्योंकि हम लोगों ने एक पादप रोग से संबंधित रिलेटेड टॉपिक ही पूरा पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने एक आलू के बारे में और जाना था। देखिए, आलू में हरित बाली था ना, तो हरित बाली तो वो बाजरा में था, आगे हम लोग याद आ जाएगा। तो यहाँ पे कह रहा है जो आलू में लेट ब्लाइट रोग होता है वह किसके कारण उत्पन्न होता है? एबलुगा कैंडिडा के कारण, फ्यूजेरियम मेनेली फॉर्म के कारण, फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंसस के कारण, अल्टरनेरिया सोलेनाई के कारण। देखिए, प्रश्न आपको ऑप्शन काफ़ी अच्छा दिया गया है, और ऑप्शन इसी प्रकार के आपको एग्जाम में भी दिया जाएगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा वह फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंसस के कारण होता है, जो आलू में पाया जाता है लेट ब्लाइट रोग के रूप में भी जाना जाता है। तो एक होता है आलू में पाए जाने वाला एक अंगमारी होता, उत्तर भावी। देखिए, एक उत्तर भावी अंगमारी रोग होता है, एक पूर्व भावी अंगमारी होता है। दोनों अलग अलग होता है। कवक दोनों के लिए अलग अलग इफेक्टिव होता है। उत्तर भावी अंगमारी के लिए वो अलग होता है, जैसे जो एक आलू में ही पाया जाता है, तो वह होता है फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंसेंस होता है। तो आप ध्यान में रखेंगे। तो एक होता है फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस। देखिए, यही आ गया ना, यही होता है जो लेट ब्लाइट रोग है। यह आलू में जो होता है इसे हम लोग उत्तर भावी भी दूसरा ऑप्शन के रूप में लिखा जा सकता है, उत्तर भावी अंगमारी के रूप में भी जाना जाता है लेट ब्लाइट को। तो यही होगा फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंसेस। और एक पूर्व भावी होगा, जो पूर्व भावी वो अलग होगा, तो हम लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं कि डबल रोटी के निर्माण में कवक आने वाला कवक कौन सा है? जो डबल रोटी का निर्माण किया जाता है उसमें कौन सा कवक का प्रयोग किया जाता है जिसके कारण स्पंजी होता है, फूलता है? तो ऑप्शन में है राइजोपस स्टीलनिफर है, जाइगो सैक्रोमाइसिस है, सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी है, सैक्रोमाइकोडोसिस लुकडिजाई है। तो देखिए, डबल रोटी के निर्माण में जो प्रयोग किया था, ऑप्शन दो जगह आप कंफ्यूज होंगे। आपको तो सेक्रोमाइसिस पढ़े हुए रहेंगे, तो देखिए सेक्रोमाइसिस ऑप्शन सी में भी चर्चा है, सेक्रो बी में भी चर्चा है, लेकिन ऑप्शन में अंतर है कि यह जाइगोसाइक्रोमाइसिस है बी में, और सी में है साइक्रोमाइसिस सेरेवेसी। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वह साइक्रोमाइसिस सेरेवेसी होगा। अब प्रश्न उठता है कि क्या जाइगोसैक्रोमाइसिस भी कवक है? बिल्कुल कवक है, लेकिन वो डबल रोटी के निर्माण के लिए कवक आने वाला वह साइक्रोमाइसिस सेरेवेसी है। तो आप ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब कह रहा पेंसिलिन क्या है? तो आपको पता होगा पेंसिलिन जो प्राप्त होता है, ऑप्शन में है विषाणु से प्राप्त होता है, कि शैवाल से प्राप्त होता है, कि कवक से प्राप्त होता है। तो यह आपको स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए। ये जो पेंसिलिन होता है वो कवक से प्राप्त होता है, विषाणु से नहीं होता। अब पेंसिलिन क्या होता है? दो स्तर पर प्राप्त होता है, एक औद्योगिक स्तर पर और एक मेडिसिन के लिए। तो जो औद्योगिक आम स्तर पर होता है वह पेनिसिलिन नोटेटम होता है, और जो औद्योगिक स्तर पर होता है पेनिसिलिन क्राइसोजोनोम होता है। वो आगे हम लोग अध्ययन करेंगे। चलिए आगे 87 में करा अर्गोट किससे प्राप्त होता है? अर्गोट जो प्राप्त होता है वह ऑप्शन में राइजोबियम से, क्लेविसेप्स से, फाइटोमोनास से, एल्ब्यूगो से। तो जो अर्गोट प्राप्त होता है वह जो होता है क्लेविसेप्स से प्राप्त होता है। अब ये क्लेविसेप्स क्या है? देखिए, अर्गोट एक प्रकार का आप कहिए कि जो
जो रक्तचाप होता है, यानी प्रसव के दौरान जो असामान्य रक्तचाप होता है उसे रोकने के लिए हम लोग आर्गोट का प्रयोग करते हैं। तो दवा के मेडिसिन के रूप में होता है। विशेष रूप से जो प्राप्त किया जाता है वो कवक जिससे प्राप्त किया जाता है ना, क्लेविसेप्स, वो आपको राई में जो विशेष फफूंद लग जाता है वहाँ से क्लेविसेप्स प्रक्रिया के द्वारा ये प्राप्त होता है, वहाँ पे भी ये कवक पाया जाता है। तो आर्गोट होता है वही क्लेविसेप्स जो प्रसव के दौरान उस रक्तचाप को रोकने के लिए। चलिए आगे, औद्योगिक स्तर पर पेनिसिलिन प्राप्त किया था। तो हम लोगों ने ऊपर देखा था पेनिसिलिन जो कवक से प्राप्त हो रहा था, ये हम लोगों ने ये भी जाना था जो पेनिसिलिन है ना, ये आपको ध्यान में रखना होगा। देखिए, दो प्रकार के प्रतिजैविक एंटीबायोटिक होते हैं, एक संकीर्ण होते हैं और एक विस्तृत प्रतिजैविक एंटीबायोटिक होते हैं। जो संकीर्ण होते हैं वो जो होते हैं मुख्य रूप से उसमें जो होता है बैक्टीरिया के बारे में जो आघात करता है उसके बारे में पता होता है, लेकिन जो विस्तृत होते हैं वो एक तो पता रहता है कि जीवाणु का इफेक्टिव है, लेकिन दूसरा जो बैक्टीरिया के जो इफेक्टेड होता है वो आभास नहीं होता है। तो पेनिसिलिन हो गया, पेनिसिलिन तो ये इसमें आ गया आपका, क्या कहते हैं, ये संकीर्ण में आ गया। लेकिन उसी से ऊपर आप थोड़ा सा बढ़ेंगे तो जैसे एम्पिसिलिन हो गया, वो किस में आ जाएगा, एम्पिसिलिन आ जाएगा आपको विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैवी में। तो प्रतिजैवी हमने इस पेनिसिलिन की चर्चा आ गया, इसलिए हमने उसकी चर्चा कर दिया। तो आप ध्यान में रखेंगे, यहाँ पर औद्योगिक स्तर पर है तो वह जगह पेनिसिलिन क्राइसोजोनम हो जाएगा। अगर रहता सिर्फ पेनिसिलिन की प्राप्ति, वह पेनिसिलिन नोटेटम हो जाता। चलिए आगे हम लोग देखेंगे, स्ट्रेप्टोमाइसिन है कि स्ट्रेप्टोमाइसिन भी है, ये भी हम लोग देखेंगे कि वो क्या होता है। स्ट्रेप्टोमाइसिन के बारे में भी आगे पढ़ने को आएगा। चलिए आगे हम लोग देखेंगे 88 के बाद हम लोग चलते हैं 89 है क्या, नहीं है। नेक्स्ट हम लोग का इंपॉर्टेंट है 90 है। चलिए, ईस्ट में कायिक जनन होता है। ठीक जिस प्रकार हाइड्रा में जो कायिक जनन होता है वह मुकुलन विधि द्वारा होता है, तो जो ईस्ट होता है, आप ईस्ट इसे खमीर के रूप में भी जान सकते हैं, तो जो ईस्ट में कायिक जनन होता है वह भी मुकुलन के द्वारा में होता है। मुकुलन किस प्रकार से होता है, मुकुलन के द्वारा, जैसे जो ये देखिए ये इसका पादप है ना, ये इसका मुकुलन है, ये फिर धीरे धीरे क्या हो गया, अभी अलग हो गया, अलग हो गया, फिर से ये निर्माण हो गया। तो इस प्रकार से जो भी इसे हाइड्रा जो है ना, ये चारों तरफ इसके जो अंग होते हैं और वो मुकुलन विधि के द्वारा क्या करते हैं, जनन करते हैं। ये धीरे धीरे क्या होंगे, ये वहाँ से मुख्य से अलग हो जाएंगे और फिर इसका फिर इससे ये डेवलप हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे निम्नलिखित में से कौन खाने योग्य कवक है। यहाँ कवक है, सभी कवक है, म्यूकर भी कवक है, पेनिसिलिन भी आपको पता ही होगा, चर्चा दो प्रकार से, औद्योगिक और पेनिसिलिन जो होता है नॉर्मल, उसकी चर्चा हो चुका है। तो हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि जो खाने योग्य कौन सा कवक है। तो एगेरिकेरस, हालांकि 110 से अधिक प्रजातियाँ हैं कवक की जो खाया जाता है, तो उसमें से हम लोग देखेंगे एगेरिकेरस काफ़ी स्वादिष्ट और काफ़ी अच्छा है। तो आप ध्यान में रखेंगे एगेरिकेरस क्या है, यह खाने के लिए योग्य है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 91 के बाद आते हैं 94 में। देखिए आ गया ना, स्ट्रेप्टोमाइसिन को किसने पृथक किया था। देखिए ऊपर देखिए प्रश्न है, विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैवी, आ गया ना, विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैवी क्या है। तो पहले हम लोग ये थोड़ा सा समझ लें, प्रतिजैविक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैवी और संकीर्ण। तो संकीर्ण में पेनिसिलिन तो अभी आ गया था, विस्तृत में हो गया स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन होता है। विस्तृत में यही अंत, प्रतिजैविक क्या होता है, पहले प्रतिजैविक होता है सूक्ष्म जीवों के द्वारा जो स्त्रावित हुए रासायनिक पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकते हैं, उसे ही प्रतिजैवित कहते हैं। यानी कि वो हमारे बॉडी में जाकर उसको तेजित करता है और उसको वृद्धि को रोकता है या फिर खत्म, दो तरीके से काम करता है ये। एंटी का मतलब ही हो गया विरुद्ध, और बायो का मतलब हो गया जीवन, उसके विरुद्ध काम करके वो क्या करता है, लाइफ देता है। जीवन के विरुद्ध प्रतिजैविक दो समूह में, एक विस्तृत स्पेक्ट्रम, विस्तृत में यही होता है मुख्य रूप से, इसमें मतलब आप इस पर जोर डाल सकते हैं कि तब प्रयोग किया जाता है जब जीवाणु का संक्रमण का संदेह तो होता है और साथ में बैक्टीरिया, जीवाणु और वही बैक्टीरिया भी तो ही हो गया। संक्रमण का तो संदेह होता है, लेकिन जो समूह होता है वो अज्ञात होता है कि कौन सा बैक्टीरिया है, वो स्पष्ट नहीं होता है। और उसमें विस्तृत स्पेक्ट्रम का जैसे हो गया क्या हो गया, स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया, टेट्रासाइक्लिन हो गया, जैसे है ना स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये भी विस्तृत स्पेक्ट्रम है, टेट्रासाइक्लिन भी है, उसके बाद एम्पिसिलिन भी है, एम्पिसिलिन भी है। तो यहाँ पे सिर्फ है जो विस्तृत स्पेक्ट्रम में स्ट्रेप्टोमाइसिन हो जाएगा, बाकी एस्परजिलस हो गया, पेनिसिलम हो गया, बैसिलस, ये हो गया संकीर्ण में आ जाता है। संकीर्ण में केवल होता है, केवल सीमित प्रजातियों के जीवाणु के मारने या बाधित करने की में सक्षम होता है। वो केवल मतलब कुछ ही जीवाणु पर मान लेते हैं जिसमें बैक्टीरिया आपको पता है कि इस बैक्टीरिया के कारण ये रोग हुआ है।
अगर आप मेडिसिन लाइन में जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ होता है, देखने के बाद कुछ ऐसा टेस्ट होता है जिससे पता चल जाता है। जब पता चल गया तो वहाँ पे संकीर्ण स्पेक्ट्रम जो कुछ ही बैक्टीरिया को मार सकता है, तो वहाँ पे जैसे पेंसिलिन हो गया, एस्परजिलस हो गया, पेंसिलिन। तो आशा करते हैं आप एंटीबायोटिक समझ गए होंगे कि जो सूक्ष्म जीव के द्वारा स्थापित रसायन वे पदार्थ होते हैं जो सूक्ष्म जीवों की वृद्धि विकास को रोकते हैं। दो प्रकार के, एक विस्तृत स्पेक्ट्रम, एक संकीर्ण स्पेक्ट्रम। विस्तृत में क्या होता है, जिसमें जीवाणु संक्रमण का तो संदेह होता है, लेकिन वह समूह जो होता है बैक्टीरिया का, जीवाणु का, वो प्राप्त नहीं होता है। लेकिन संकीर्ण में क्या होता है, जो बैक्टीरिया इफेक्टेड होता है, जिसके कारण प्रभावित होता है, उस बैक्टीरिया का समूह को ज्ञात रहता है। वो कुछ ही बैक्टीरिया को, यानी कुछ ही मतलब को बाधित करने में वो सक्षम होता है। जैसे पेंसिलिन हो गया, एस्परजिलस हो गया, बैसिलस हो गया। तो आशा करते हैं आप इसे समझ गए। अब देखिए स्ट्रेप्टोमाइसिन को किसने पृथक किया था। अभी हम लोग समझे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैवी, विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैवी में क्या होता है, संदेह तो होता है कि यह बैक्टीरिया के द्वारा इफेक्टेड हुआ है, लेकिन वो पता नहीं चल पाता वो बैक्टीरिया का समूह कहाँ है, तो उसमें स्ट्रेप्टोमाइसिन प्रयोग किया जाता है। लेकिन जब पता चल जाता है कि बैक्टीरिया का समूह ये है, तो कुछ ही बैक्टीरियों को, यानी कुछ निश्चित बैक्टीरिया को बाधित करने, मारने में, रोकने में वहाँ पर संकीर्ण का प्रयोग किया जाता है। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन को बॉक्समैन ने पृथक किया था। काफी अच्छा प्रश्न है। टिक्का रोग किसमें होता है, तो आशा करते हैं आपको पता ही होगा। टिक्का रोग मुख्यतः कहाँ पाया जाता है, मूंगफली में पाया जाता है। आगे हम लोग जब पादप रोग में देखेंगे तो उसमें यह भी जानेंगे कि टिक्का रोग किसके कारण होता है। चलिए 97 में देखिए, सामान्य खाद्य छत्रक क्या होते हैं। सामान्य खाद्य छत्रक जो होते हैं वो क्या होते हैं, जो खाद्य का मतलब होता है खाने योग्य, कस कर ठसाठस भरे हुए जाल होते हैं ये। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 101 में देखते हैं। 101 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कवक एवं उच्च पादप जड़ों के बीच में उपयोगी कार्यात्मक संबंध है। कह रहा है कि एक कवक है और तथा एक उच्च पादप जड़ों के बीच में कौन सा एक कार्यात्मक संबंध पाया जाता है, तो वह माइकोराइजा होता है। माइकोराइजा कहलाता है कि जो पादप के जड़ों में कवक निवास करता है, और इससे क्या हो जाता है कि जड़ों को तो लवण, पोषक तत्व, तो पानी जो भी कहिए उस कवक के माध्यम से मिल जाता है, और कवक को उससे क्या हो जाता है, जो लवण को ले जाता है भोजन के रूप में मिल जाता है। इसलिए दोनों एक दूसरे के क्या है, सहात्मक है। तो इसी को माइकोराइजा कहा जाता है। और एक हम लोगों ने शैवाल और क्या देखा था, कवक देखा था, कि कवक को रहने के लिए क्या मिल जाता है, वहाँ पर आवास शैवाल को मिल जाता है। शैवाल को उससे खनिज, लवण इत्यादि को ग्रहण करने के लिए वो माध्यम बन जाता है, और वो जो लाइकेन कहलाता है, जो एक प्रदूषण का भी सूचक है। देखिए अल्फा 20 किससे प्राप्त होता है। देखिए अल्फा 20 भी एक है, कवक, जीवाणु, शैवाल। यह भी अच्छा प्रश्न है, बिल्कुल पूछ दिया जा सकता है। जो अल्फा 20 होता है, जो प्राप्त होता है, वह किससे प्राप्त होता है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आपको, कवक होता है। यह भी एक कवक से प्राप्त होता है। चलिए आ जाइए, एस्परजिलस का उपयोग किसके बनाने में होता है। यह भी अच्छा प्रश्न है। हम लोगों ने 2-3 प्रश्नों से गुजरा। एक देखा कि ब्रेड में किसका उपयोग होता है, फिर हम लोगों ने एक और भी देखा था डबल रोटी, वही डबल रोटी ब्रेड हो गया। एक और शायद आया था ना, जो ध्यान में नहीं। अब दूसरा आ गया है कि एस्परजिलस। देखिए अल्कोहल को बनाने में डबल ब्रेड में तो हम लोग जान ही गए कि क्या होता है, सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी का प्रयोग होता है। पनीर में अब विटामिन बी, अब पनीर विटामिन बी तो होगा नहीं, तो पनीर को बनाने में जो एस्परजिलस होता है, ये कवक महत्वपूर्ण। जब हम देखते हैं कि घर में भी लेटेस्ट रूप से आप देखते होंगे प्रयोग होता होगा, या फिर पनीर जो बनता है उसमें इसका महत्वपूर्ण भूमिका होता है, कि जब फट जाता है तो उसके बाद वो पनीर के रूप में उसका रूपांतरण होता है। तो वो बनाने में उपयोग क्या होता है, पनीर को, एस्परजिलस। चलिए आगे हम लोग देखते हैं लाइकेन है ना। देखिए लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर होता है, ये हम लोग देख ही लिए कि शैवाल और कवक का क्या होता है, मिलने से वो बनता है। तो कौन है, शैवाल, कवक। बी में है SO2 प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक। देखिए सल्फर डाइऑक्साइड के प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक क्या है। ऑप्शन में ब्रायोफाइटा भी है, टेरिडोफाइटा, शैवाल। अब बताइए क्या होगा, तो इसका प्रश्न का जवाब हो जाएगा लाइकेन हो जाएगा। बिल्कुल ये सही है। ब्रायोफाइटा क्या था, पादप जगत का वर्गीकरण हम लोगों ने देखा था, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और ट्रैकियोफाइटा। ट्रैकियोफाइटा के अंतर्गत 3 था। कौन कौन था, टेरिडोफाइटा था, एंजियोस्पर्म था, जिम्नोस्पर्म था, वो सभी विभाजन था। वो हम लोगों ने विस्तार से चर्चा किया है। आएगा तो हम लोग चर्चा बिल्कुल करेंगे। 107 में देखिए लाइकेन में कवक और शैवाल के माध्यम के सहजीवी संबंध क्या कहलाते हैं। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। अब लाइकेन तो हम लोगों ने जान लिया कि शैवाल और कवक का जो होता है आश्रय जो होता है वही सहजीवी संबंध होता है। क्या उसको क्या जाना जाता है, क्या उसे सेप्रोफिटिज्म के रूप में जाना जाता है, पारासिटिज्म। कुछ लोग तो बी देखेंगे तो तुरंत पारासिटिज्म मार देंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए पारासिटिज्म परजीविता होता है, हेलोटिज्म होता है, यही होगा लाइकेन की। और शैवाल के निवास को हेलोटिज्म जाना जाता है। तो मुख्यतः जो निवास होता है, मतलब ये 3 तरह के होते हैं। एक मृतोपजीवी होते हैं, एक सहजीवी होते हैं, एक परजीवी होते हैं। सहजीवी होते हैं जो होस्ट पर जाकर, कोई भी कवक हो गया या कोई भी अन्य हो गया जो जाकर निवास करता, तो दोनों को लाभ होता है, होस्ट को भी और जो गया उसको भी। लेकिन परजीवी में क्या होता है, जब एक को आश्रय किसी अतिथि में, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो
अन्य कोई भी जीव जंतु हो जाकर होता है, तो एक को तो लाभान्वित होता, दूसरे हानि होता। जैसे हमारे ही शरीर में बहुत सारा ऐसा होता है जो आंत में पाया जाता है, जो हमारे रक्त को क्या करता है, चूसता है, जो बीच बीच में फिर ब्लड का भी क्या होता है, स्त्राव होता है, जिसके कारण फिर वो जो बैक्टीरिया वगैरह होता है वो आकर क्या होता है, ऊपर भी फेफड़ा तक भी आ जाता है। तो एक तरह से परजीवी भी बहुत सारा होता है जो इफेक्टेड करता है, वो हम लोग पढ़े थे भी, कुछ चर्चा भी आगे होगी। 107 के बाद आते हैं प्रश्न संख्या 110 में। जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? देखिए, लाइकेन तो हम लोगों ने समझ लिया कि कवक और शैवाल का जो एक दूसरे पर जो आश्रय होता है वो क्या कहलाता है, वो लाइकेन कहलाता है, जो एक प्रदूषण का भी सूचक है। यानी जहाँ प्रदूषण है वहाँ लाइकेन का नहीं होगा, तो इस तरह से एक इंडिकेशन के रूप में होता है। देखिए, परमेलिया है, रोसेला है, एंडोकार्पन है, क्लेडोनियम है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। देखिए, परमेलिया जो है मुख्य रूप से यह मिर्गी के रूप में उपयोग किया जाता है, इसका औषधि बनाया जाता है, तो इन लोगों ने होगा। रोसेला क्या है? देखिए, रोसेला आप शायद ये टेक्निकल लग रहा होगा क्योंकि ये वैज्ञानिक रोसेला है। रोसेला आप कुद्रुम, शायद आप जो भी ग्रामीण इलाकों से होंगे या शायद शहरी में होंगे तो शायद नाम सुने होंगे, इस प्रकार से कुद्रुम है ना, देखने को मिलता था, अब शायद ये कम है, तो वही उसी को रोसेला के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर कह रहा है जापान में जो खाते हैं वह इंडोकार्पन शैवाल होता है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वह इंडोकार्पन होगा, एक प्रकार का लाइकेन है जो खाया जाता है जापान में। मिर्गी की औषधि के लिए लाइकेन, किस औषधि से लाइकेन प्राप्त किया जाता है? जो मिर्गी होता है उसको औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होता है? क्या लेकोनेरा से प्राप्त होता है, रोसेला से प्राप्त होता है, लोबेरिया से प्राप्त होता है, कि परमेलिया से प्राप्त होता है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो मिर्गी के औषधि के लिए जो औषधि का प्रयोग होता है वह परमेलिया होता है, यही एक लाइकेन है। तो ये भी ध्यान में रखना है कहाँ पे हम लाइकेन बोल रहे हैं, कहाँ कवक बोल रहे हैं, अन्यथा आपसे कुछ ही पूछ लिया जा सकता है निम्नलिखित में से कौन कवक है, और आपको 3 गो लाइकेन का समूह दे देगा और एक कवक दे देगा। तो यह भी ध्यान में रखते हुए चलना है कि किस किस लाइकेन का, जैसे एंडोकार्पन एक लाइकेन पढ़े, फिर परमेलिया पढ़े, फिर हम लोगों ने रोसेला के बारे में भी जाना। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग 115 में चलते हैं। बीज की प्रकृति किसमें उत्पन्न हुई है? काफ़ी अच्छा प्रश्न। देखिए, प्रकृति है जो उत्पन्न किसमें हुई है, क्या शैवाल में, कवक में, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा? इसे समझने के लिए थोड़ा सा डिटेल में हम लोग जानेंगे। आपको पता होगा आर एच भीटकर द्वारा 5 जगत का वर्गीकरण किया गया। मोनेरा, प्रोटेस्टा, मोनेरा हो गया, प्रोटेस्टा हो गया, उसके बाद हो गया कवक हो गया, उसके बाद पादप हो गया, और उसके बाद जंतु हो गया। तो ये आपको आशा करते हैं आपको पता ही होगा। तो जो आप जैसे ही पादप में जाएंगे तो पादप जगत का जो वर्गीकरण मुख्यतः जो किया गया वह थैलोफाइटा, ब्रायोडोफाइटा और ट्रैक्योफाइटा। तो थैलोफाइटा में क्या होता है? विभेदन रहित थैलोफाइटा में जिसको थैलमस के आकार का होता है, जैसे शैवाल हो गया, नीम युक्त जो नमी युक्त स्थान होता है वहाँ पर उगते हैं, तो उस समूह को जैसे उसमें शैवाल आ गया। ये सभी शैवाल का जो जितने भी शैवाल हो गए ना 12-13 प्रकार का, सभी उसमें आ जाते हैं। इसमें थैलोफाइटा में जड़ तना पत्ती में विभाजित नहीं होता। फिर जैसे ही थैलोफाइटा से आगे बढ़ेंगे यानी थैलमस होता है, ब्रायोफाइटा में आएंगे तो ये गैर संवहनी होगा, बीज रहित होगा। इसे वनस्पति जगत का उभयचर भी कहेंगे क्योंकि नम और शुष्क दोनों स्थान पर ब्रायोफाइटा उग जाता है। तो इसके कारण होता है ये मुख्यतः नमी युक्त वातावरण में पाए जाते हैं, परंतु कभी कभी शुष्क में भी देखा जाता है। इनका आकार थैलस नुमा तो होता ही होता है, जिनमें जड़ का भाव होता है, परंतु तने पत्तियों जैसे इसमें संरचनाएं होती है लेकिन पूर्ण विकसित नहीं होता है। जैसे हो गया डोसोनेरा हो गया, जोप्सिस हो गया, सबसे छोटा पौधा हो गया ब्रायोफाइटा। अब हम लोग आते हैं ट्रैक्योफाइटा। अब जैसे ही इसमें आएंगे ट्रैक्योफाइटा में, तो इसमें टेरिडोफाइटा आएगा, जिम्नोस्पर्म आएगा और एंजियोस्पर्म आएगा। तो टेरिडोफाइटा में क्या होता है? यह बीज रहित संवहनी पादप होते हैं। इसमें संवहन पाया जाएगा लेकिन बीज रहित रहेगा, इसलिए जो इसका जो प्रजनन कहिए, इसका जो जनन कहिए, वह बीजाणुओं द्वारा होता है, यानी स्पोर्स के द्वारा होता है। छोटे छोटे इस प्रकार से स्पोर्स पाए जाएंगे। आप क्या कहिए, बिंदु कहिए, ये कॉमा ट्रूपी कहिए, है ना, स्पोर्स पाए जाएंगे, है ना। जैसे आप बूंद जो गिरता है ना, पानी जब पानी गिरता है बूंद बूंद के रूप में, ठीक उसी प्रकार स्पोर्स पाए जाते हैं। तो वही करा कि सबसे पहले जो बीजों की प्रकृति उत्पन्न हुई वह टेरिडोफाइटा में हुई है। फिर आप जैसे ही जिम्नोस्पर्म में जाएंगे, अनावृत बीजी में, जिसका बीज क्या होगा, जिसके बीज के ऊपर कोई भी खोल या आवरण आपको देखने को नहीं मिलेगा। जैसे साइकस हो गया, सबसे बड़ा अंडाणु इसका होता है, इसमें कोरोलाइट जड़ पाया जाता है। ये भी आगे देखें कोरोलाइट जड़ होता है किस प्रकार से, ये हल्दी का आकार, जो हल्दी आप देखते हैं ना उसी प्रकार उसका जड़ का संरचना होता है। जस्ट आगे हम लोग 116 पे चर्चा करते हैं। जलीय फर्न जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है वह क्या है? ऑप्शन में है साल्विनिया है, एजोला है, मार्सिलिया है और टेरिडियम है। अब करा जलीय फर्न जो जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। देखिए थोड़ा सा हम लोग ध्यान देते हैं, एक प्रश्न आया था। प्रश्न क्या था कि मुख्यतः जो चावल की खेती करने के लिए मुख्य रूप से जो है कौन सा मतलब था ना पैदावार के लिए जो मृत जीवी जीवाणु कौन सा, जिसमें एक राइजोबियम था, एनाबीना भी था, एजोबैक्टर भी था। तो हम लोगों ने देखा था कि उस प्रश्न का जो सही जवाब आया था वह एनाबीना था। तो एनाबीना किस आधार पर था? तो एनाबीना था जो हम लोगों ने देखा था
वह एजोला में पाया जा रहा था। एजोला में नील हरित शैवाल पाया जा रहा था। वही नील हरित शैवाल जो उसमें एनाबीना भी था, जो 2 से 3% नाइट्रोजन का क्या कर रहा था, एब्जॉर्ब कर रहा था, यानी नाइट्रोजन स्थिरीकरण में उसकी भूमिका होती थी। ये हम लोगों ने और भी जब देखा था कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, वो दोनों तरीके से जाने थे। जैसे एजोबैक्टर है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, वही राइजोबियम है। जब वो राइजोबियम जो जड़ के पास में जो लिग्यूमेनस जड़ होते हैं, मटर उटर दाने के जहाँ पर होते हैं, जड़ के गांठ में देखते हैं आ जाता था, तो वह ऑक्सीजन रहित है, यानी बिना ऑक्सीजन के वो वातावरण वहाँ पर ऐसा बनाता है कि ऑक्सीजन उसको रहित चाहिए वो वातावरण, तब वो क्या करता है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। तो ये कुछ हम लोगों ने देखा था। उसी में से एजोला है जो जैव उर्वरक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, क्योंकि उर्वरक के रूप में नाइट्रोजन की एक अहम भूमिका होती है। चलिए आगे बढ़िए। पुनर्जीवन का गुण होने के कारण किसे मेजों पर सजावट के लिए रखते हैं, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन में है साइलोटम है, लाइकोपोडियम है। आपको पता होगा लाइकोपोडियम को इसके इसके जो बीज होते हैं इसे दवा का रूप में उपयोग किया जाता है लाइकोपोडियम। अगर आप नेट पे भी सर्च करेंगे लाइकोपोडियम से बहुत सारा दवा आ जाएगा देखने को। सिलेजिनेला आप करते हैं, आशा करते हैं कभी ना कभी आप जरूर देखेंगे। देखिए ऐसा पत्ती होता है, या फिर कोई ऑफिस में गए हों, या फिर आप कहीं स्पेशल जगह ऑफिस हो गया या फिर मॉल कहीं भी गए, ये आपको देखने को मिलेगा। ये क्या होता है कि आप इस मतलब ये सूखा हुआ है तो बिल्कुल निर्जीव की तरह है। जैसे ही इसको पानी में आप डालेंगे तो 24 से 48 घंटा के अंदर बिल्कुल ये हरा हो जाएगा, लगेगा फिर से ये मतलब पौधा जीवित हो गया, लग गया पौधा। वास्तविकता में अगर वो जमीन में दे देंगे तो लग भी जाएगा। तो ये सिलेजिनेला का गुण होता है, इसमें पुनर्जीवन का गुण होता है। सूखे रहने पर कोई दिक्कत नहीं, कई सालों तक रखिए, पानी में डालिए, 24 से 48 घंटे के अंदर पूरा पत्ता हरा हरा हो जाएगा। इस तरह से ऐसे चारों तरफ रहेगा। पत्ता पूर्ण रूप पत्ता नहीं रहेगा, जिस प्रकार से जो शुष्क मरुस्थल वाले क्षेत्र में जो होते हैं ना, कांटा में रूपांतरित हो जाता है, ठीक पत्ते भी इसके पूर्ण रूप से पत्ते की तरह नहीं दिखेंगे, तने की तरह छोटे छोटे मिलेंगे आपको सिलेजिनेला का। चलिए आगे बढ़िए। 118 में देखिए, निम्नलिखित में से किसमें बीजाणु दवा के रूप में प्रयोग किया था। ऑप्शन में है लाइकोपोडियम, सिलेजिनेला है, साइलोटम है, इक्वेसेटम है। देखिए अभी चर्चा किए थे साइलेजिनेला तो पुनर्जीवन का गुण होने के कारण सजावट में प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे लाइकोपोडियम है। लाइकोपोडियम को इसके बीजाणु को दवा के रूप में उपयोग किया था। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। चलिए 118 के बाद हम लोग 120 में आते हैं। सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाए जाते हैं। देखिए सबसे अधिक मनुष्य में पता ही होगा 46, हाथी में उससे ज़्यादा टेरिडोफाइडा और एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म में सबसे ज़्यादा होता है, और आपको पता होगा एंजियोस्पर्म में आवर्त बीज, यानी जिसके बीज ढके हुए रहते हैं। सबसे ज़्यादा पादप जो आते हैं ये आवर्त बीजी के अंदर में ही आते हैं। ये आपको ध्यान में रखना होगा, जिसमें सपुष्पक यानी पुष्प का स्वरूप से सपुष्पक अच्छी तरह से पुष्प का विकास होता है, संवहनी तने होते हैं, पत्ती होते हैं, जड़ होते हैं, यानी प्रॉपर रूप से सब विकास होता है। तो यही हो जाएगा एंजियोस्पर्म। चलिए आगे देखते हैं, लास्ट से ही देख लेते हैं। तो 31 में करा, तेल प्रदूषण के नियंत्रण में प्रयुक्त होने वाला सुपरबग क्या है। कवक है, कवक विकृति का है कि जीवाणु विकृति का है कि जल पेशु है कि शैवाल विकृति है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा वह जीवाणु विकृति होता। कुछ लोग कन्फ्यूजन करेंगे तो अन्यथा शैवाल या कवक पे भी वो जाएंगे, लेकिन वो जैसे ही कवक पे जाएंगे तो उनका प्रश्न का जवाब गलत हो जाएगा, और वह तेल प्रदूषण के नियंत्रण में जीवाणु विकृति वाला सुपरबग प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा एक जीवित जीवाश्म में लिविंग फॉसिल्स है। ऑप्शन क्या है, ड्रायोप्टेरिस है, साइकस है, पाइनस है, जिंकांको है। साइकस पाइनस का ऊपर चर्चा होगा। साइकस सबसे बड़ा आपको बीजांड के रूप में देखने को मिलेगा, इसी से साबूदाना तैयार होगा। इफेड्रा भी देखने को मिलेगा आपको। उसके बाद पाइनस, तो आपको हाँ सॉरी पाइनस, तो हाँ पाइनस भी देखने को मिलेगा, जिसे चिलकिलाजो एक बादाम शुष्क ड्राई फ्रूट प्राप्त होगा, जिसे चिलकिलाजो का नाम। तो जिंकांगो यही होता है। आप इसे एक तरह से कह सही है ना, खजूर का पेड़ देखिए ना, ठीक उसी का एक होता है, उसी प्रकार से होता है जीवाश्म जो होता है। तो जिंकांगो जीवित देखने को मिलेगा। चलिए आ जाइए, दमा खांसी के रोगों को काम आने वाली औषधि इफेड्रिन। देखिए इफेड्रिन है ना, जो दम्मा और खांसी के लिए उपयोग किया जाने वाला औषधि है, वो प्रयोग जो इफेड्रिन किया था किससे उसको प्राप्त किया जाता है। क्या साइकस से प्राप्त किया जाता है, क्या जोनीफेरस से किया था, कि इफेड्रा से किया था। तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा यही इफेड्रा है, जो हम लोगों ने ऑप्शन में भी देखा था कि इफेड्रा। तो इफेड्रा से इफेड्रिन बनाया जाता है, जो दम्मा और खांसी के लिए जो औषधि होता है उस प्राप्त। साबूदाना किससे बनाया जाता है, यह साइकस से पाया जाता है। साइकस देखिए ये भी जस्ट वही खजूर कहिए, नारियल का पेड़ का ठीक उसी प्रकार के आपको छोटा मिलेगा, नारियल इतना बड़ा नहीं, आपको उसका पेड़ मिलेगा साइकस का। साबूदाना इसी से बनाया जाएगा। आगे पढ़िए, चिलगोजा किससे प्राप्त। चिलगोजा ठीक आप देखेंगे ना, खीरा का बीज, ठीक उसी उतना लंबाई का, लेकिन वो गोलाकार होता है, थोड़ा बड़ा होता है, मोटा होता है। यह किससे प्राप्त होता है चिलगोजा, यह पाइनस नट से होता है। एक प्रकार का ड्राई फ्रूट है, जैसे अखरोट हो गया, बादाम हो गया, ठीक उसी प्रकार। बादाम जो है ना, बादाम का थोड़ा बड़ा रूप मिलेगा, लेकिन थोड़ा वो चपटा रहता है, लेकिन ये गोलाकार और लंबा देखने को मिलेगा चिलगोजा इस प्रकार से।
सबसे बड़ा बीजांड किस में होता है? सबसे बड़ा बीज जो पाया जाता है क्या कोकस का, क्या नीटम का, कि साइकस का, कि पाइनस का? तो ये साइकस है जिसका सबसे बड़ा बीजांड पाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना। फिर कोरोलाइट जड़ें, अभी हम लोगों ने चर्चा किया, कोरोलाइट जड़ जस्ट हल्दी की तरह होता है। जो हल्दी आप देखे ना, जिस तरह से देखिए है हल्दी का, हम देख लेते थोड़ा सा रूप, है ना। जिस तरह से हल्दी जो होता है ना, जिस तरह से वो फैलता है, जो विकसित करता है, ठीक उसी प्रकार वो जड़ें होती है। और वो साइकस में आपको आपको कोरोलाइट जड़ देखने को मिल जाएगा। तो यही होता है जाइकड साइकस ऐसा। जिम्नोस्पर्म का मेवा किसे कहा जाता है? ये भी अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन में साइको है, सिलेजिनेला है। तो साइकस के बारे में भी हम लोगों ने देख लिया, सबसे बड़ा बीजांड है। फिर हम लोगों ने ये भी दाना कि जो साबुदाना इसी से तैयार हो रहा है। फिर जो जिम्नोस्पर्म का मेवा जो है वह चिलगोजा को जाना जाता है। चिलगोजा वही है जो हम लोगों ने देखा था जिससे क्या प्राप्त हो रहा था। देखिए चिलगोजा जो है पाइनस नट से प्राप्त हो रहा था, तो वही है जिम्नोस्पर्म का मेवा के रूप में किसे जाना जाता है? चिलगोजा का। सिलेजिनेला पुनर्जीवन का गुण होने के कारण सजावटी पौधे के रूप में प्रयोग किया था। भाई 122 में देखिए, संसार का सबसे लंबे पौधे संबंधित है, किससे संबंधित है? टेरिडोफाइडा, पादप जगत का वर्गीकरण, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, और एक और क्या था? ट्रेक्रियोफाइटा। ट्रेक्रियोफाइटा में फिर टेरिडोफाइटा, आवृतबीजी, अनावृतबीजी। तो वही टेरिडोफाइटा है जिसमें क्या हम लोगों ने देखा कि संवहनी तंत्र तो होते हैं लेकिन इसमें पुष्प नहीं होता है। ये हम लोगों ने टेरिडोफाइटा में देखा था, जो इसका पादप है जो बीजाणुओं द्वारा, स्पोर्स के द्वारा क्या करते हैं? बीज का निर्माण होता है। मतलब बीज नहीं होते हैं, स्पोर्स के होता है। तो बीज की उत्पत्ति यहीं से होती है, टेरिडोफाइटा से, जो हम लोगों ने देखा था हुई है सबसे पहले। उसके बाद फिर आवृतबीजी आया, फिर अनावृतबीजी आया। तो यही सबसे लंबे पौधे होते हैं, किसके होते हैं? अच्छा, सबसे लंबे है ना, टेरिडोफाइटा हम लोगों ने देख लिया। द्विबीजपत्री भी है, द्विबीजपत्री में द्विबीज होते हैं। जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म में क्या हो गया कि आवृत जिम्नोस्पर्म यानी कि अनावृत बीजी, नो लगा हुआ है तो अनावृत बीजी। अनावृत बीजी में क्या हो गया? जिसमें से आप देख सकते हैं कि जिसके बीज के ऊपर कोई भी खोल या आवरण नहीं होता है। ये मुख्यतः जो पादप समानता ठंडे स्थानों में देखने को मिलती है, जैसे आप कह सकते हैं साइकस भी कह सकते हैं, जिससे साबूदाना बनाया जाता है ना। ये भी आप कह सकते हैं। तो वहाँ पर कह रहा है सबसे जो लंबे पौधे प्राप्त होते हैं वो किससे प्राप्त होते हैं? तो ऑप्शन में जिम्नोस्पर्म है। एंजियोस्पर्म रहता तो विचार करते। जिम्नोस्पर्म के होते हैं जैसे शंकुधारी वन होते हैं, वो इसी में आते हैं, जिसका बीज आप इतना ही जान लीजिए कि जो बीज होते हैं ऊपर कोई खोल या आवरण नहीं होता। तो इस प्रश्न में उस चार ऑप्शन को देखने के बाद एक बीज पत्री जिम्नोस्पर्म, तो जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत में आ जाते हैं। एक बीज पत्री, द्विबीज पत्री, ये आवृतबीजी के अंतर्गत में आएगा, है ना। आगे एक देखेंगे संसार का सबसे लंबा पौधा। आगे जब हम लोग टॉपिक आएगा ना तो कुछ ये भी हम लोग देखेंगे कि किस पौधा है सबसे लंबा पौधा, मुख्यतः किसका है जो देखने को मतलब पाया जाता है। तो चलिए, इस प्रकार से हम लोगों ने पादप जगत का क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों पे चर्चा किया, जो ऑप्शन के साथ में आने पे काफ़ी कंफ्यूजन हो जाता है। उन प्रश्नों को हम लोगों ने देखा। अब आगे हम लोग को इस सीरीज में मिलते हैं।